आज हम संस्कृत साहित्य में महाकवि आशु घोष के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म को प्रबल राज्य का आश्रय देने वाला व्यक्ति कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार विषयक अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया। उस समय चीन के साथ भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हो गए थे। इतिहास में सम्राट कनिष्क का समय प्रसिद्ध है, अतः उनके सभा पंडित होने के कारण आशु घोष का भी समय लगभग निश्चित है। आशु घोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे तथा इनका जन्म स्थान साकेत था। उन्होंने सौंदरनंद के अंत में शुम लिखा है। स्वर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षुरो आचार्य वदन्तासु घोषस्य महाकवि महावादिनः कृतिरियम्। इस उद्धरण से सिद्ध होता है कि ये आचार्य वदंत, महाकवि, महावादी, भिक्षु आदि अनेक विरुद्धों से अलंकृत थे। चीनी परंपरा आशु घोष को पूर्णादित्य या पूर्णश्री की उपाधि से विभूषित बतलाती है। तिब्बतीय इतिहासकार श्री तारानाथ ने आशु घोष के मातृचेट, पितृचेट, सूर, मतिचित्र आदि विविध नामों का उल्लेख किया है। इनके समय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार है। द डेथ ऑफ कनिष्क शीर्षक से प्रकाशित लेख में फ्रैंक, प्लीट, बोयर आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर ओल्डनबर्ग ने कनिष्क को ईसा की प्रथम शताब्दी में सिद्ध किया है। सैमुअल ब्रील के अनुसार आशु घोष का समय 78 ईस्वी, डॉक्टर जॉनस्टन के अनुसार 50 वर्ष ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच और कतिपय चीनी यात्रियों ने 70 ईस्वी के लगभग माना है। चूँकि बौद्धचरित महाकाव्य का चीनी अनुवाद 5वीं शताब्दी तक हो चुका था, अतः यह सिद्ध किया गया है कि इसका प्रणयन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हो चुका था। बुद्धचरित के अंतिम सर्ग में अशोक द्वारा बुलाई गई संगति का वर्णन मिलता है। अशोक का समय 265 से 211 ईसा पूर्व माना जाता है, अतः इससे भी यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व 211 के पश्चात इसका प्रणयन हुआ है। महाकवि कालिदास व आशु घोष की काव्य शैली में भी पर्याप्त समानता है, अतः इनका समय लगभग आसपास ही होना चाहिए। प्राचीन परंपरा कालिदास को सम्राट विक्रमादित्य का सभा रत्न मानती है, जो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत के प्रवर्तक थे। अतः आशु घोष का समय ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी सिद्ध होता है। आशु घोष निश्चित रूप से नागार्जुन से प्राचीन है। नागार्जुन का उल्लेख जगयपेट स्तूप के लेख में मिलता है, जो उसके प्रशिष्य द्वारा पूर्ण कराया गया था। इसका समय ईसा की 3री शताब्दी माना जाता है। इससे नागार्जुन का समय ईसा की 2री शताब्दी तथा आशु घोष का समय प्रथम शताब्दी या इससे पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। आशु घोष की रचनाएं। आशु घोष की रचनाओं के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। विविध सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह ग्रंथ संख्या 19 तक पहुंच गई है। इनकी कृतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री त्सिंग ने किया है, जिसका समय है ईसा की 7वीं शताब्दी माना जाता है। आशु घोष के नाम से 4 दार्शनिक ग्रंथों की प्रविष्टि है, जो महायान, श्रद्धोत्पाद संग्रह, वज्र सूची, गंडी, स्तोत्र कथा तथा सूत्रालंकार
नाम से विख्यात है। ये चारों ग्रंथ विवाद का विषय बने हुए हैं, परंतु निरपेक्ष दृष्टि से सभी विद्वान इस मत से पूर्णतः सहमत है कि अश्वघोष ने 2 महाकाव्यों बुद्ध चरित व सौंदरनंद व एक नाटक सारद्वती पुत्र प्रकरण या उसे सारिपुत्र प्रकरण के लेखक सारिपुत्र प्रकरण लिखा है। महाकवि अश्वघोष की अन्यान्य रचनाओं में सारिपुत्र प्रकरण है जो सारद्वती पुत्र प्रकरण के नाम से भी विख्यात है। नाट्य रचना होने से यह यथास्थान विवेच्य है। इनके अन्य ग्रंथ बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक है, जिनका सूत्रालंकार, महायान, श्रद्धोत्पाद, वज्रसूची, गंडी स्तोत्र गाथा नाम से उल्लेख मिलता है। सिल्वा लेवी के अनुसार ये राष्ट्रपाल नामक एक गेय नाटक के भी लेखक माने जाते हैं। अश्वघोष में कवित्व व दार्शनिकता का समवेत रूप एक विशेष एवं उल्लेखनीय बात है। उसकी कवित्व शक्ति, लोकानुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान काव्य की उपरिगत समीक्षा से स्पष्ट है। अलंकार योजना में भी उपमा व उत्प्रेक्षा के साथ ही उनके रूपक बहुत सुंदर बन पड़े हैं। वे अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग करते दिखाई नहीं देते। अलंकार तो वर्णानुकूल तथा स्वयं ही उपस्थित हुए के समान प्रतीत होते हैं। विकासोन्मुख काव्य साहित्य माला की प्रारंभिक कड़ी के रूप में महाकवि अश्वघोष व उनकी कृतियों का विद्वत समाज में अन्यतम स्थान है। उन्हें एक सफल कवि मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उनकी कृतियाँ सुदीर्घ काल तक अन्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। धन्यवाद।